हेलो। 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 हाँ सर। प्रेस्टीज वाली बुक्स को ट्रैक करना यार। तूने वो भी तो बहुत देर पहले भेज दी थी। हाँ कर रहा हूँ मैं, वो डिटेल्स से करके बता रहा हूँ। हाँ वो ट्रैक कर थोड़ा सा बच्चे वहाँ पे, और मैंने तेरे को उस और दिन ही बोला था गालियाँ मार रहा है। हाँ, वो मैं अभी ट्रैक करके बता रहा हूँ सर। मेरे साइड से प्रॉब्लम कहाँ है सर? फायर मेमोरी ट्रैकिंग नहीं दिख रही है बच्चे को। अभी उस वजह का स्पेल जन पे फोन आया कि कोई गुजरात का कोई राजकोट का कोई स्पेल चल रहा है। वो सर 15 तारीख से मेरे को ट्रैकिंग ही नहीं मिली है। हम्म। मैंने ट्रैकिंग अपलोडेड 5 दिन पहले हो चुकी है, 4-5 दिन हो गए ट्रैकिंग अपलोड। हम्म। तो वो बोला मेरे को ट्रैकिंग ही नहीं दे रहा है कुछ। अब उसने फिर हम्म। उज्ज्वल सर ने खुद ही नहीं बोला, ठीक है मैं फायर से बात करता हूँ। अच्छा। तो वो जो आपने जो सुबह सुबह उनको बोला ना कि ट्रैकिंग ही नहीं दिख रही है, ट्रैकिंग ही नहीं दिख रही हम्म। है, वो इशू ज्यादा बड़ा है। वो आधे लोग तो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड तो है कि मैं तेरे को ट्रैकिंग ही सुबह, नहीं। मैं तो पूरे मैसेजेस पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि भाई ट्रैकिंग नहीं दिख रही है। तो वो तो मायल मैम को कितनी बार तो आप ही बोल चुके हो वो। गुजरात का कोई राजकोट का कोई वो सर 15 तारीख से मेरे को ट्रैकिंग ही नहीं मिली है। हम्म। मैंने ट्रैकिंग अपलोडेड 5 दिन पहले हो चुकी है, 4-5 दिन हो गए ट्रैकिंग अपलोड। हम्म। तो वो बोला मेरे को ट्रैकिंग ही नहीं दे रहा है कुछ। ट्रैकिंग नहीं दिख रही। तो मायल मैम को कितनी बार तो आप ही बोल चुके हो वो।
हाय एवरीबॉडी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग लाइव स्टूडेंट्स, और जो ये लेक्चर बाद में देखने वाले हैं ऑफलाइन मोड में, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो कैसे हो सब लोग? आस्था, प्राची, कशिश, प्रज्ञा, चाहत, प्राची, रोहित, क्रेजी, पता नहीं कौन सा गेमिंग, महबूब शेख, मीत भंडारी, जय श्री राम बेटा। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए, सो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जल्दी चैट पर आ जाइए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी चैट पर आ जाइए। हेलो, हाय, गुड बाय, जय श्री राम, जो भी बोलना है जल्दी बताओ। करण, तन्मय, यस। सो आपका ब्रिज बैच कैसा चल रहा है? सबसे पहले तो ये बताओ। अभी तक आपके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रो लेक्चर आप विशाल सर से मिले, रवि सर से मिले, शुभम सर से मिले और मुझसे मिले। मैंने आपका लेक्चर्स कंटिन्यू किया। मैंने आपको रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाए। उससे मैंने थोड़ा सा कनेक्शन बनाया आपका कि भाई रिकॉग्निशन क्या होता है। कुछ मैंने चीज़ों को बेसिक्स बनाया आपका, कुछ बेसिक्स पे हमने बात की। और उसके बाद कल शुभम सर ने बहुत ही बढ़िया वाला एक स्कैम, कौन सा वाला स्कैम? सत्यम स्कैम। तो सत्यम स्कैम पर शुभम सर ने आपसे बात की। तो भाई तुम लोगों को तो यार मतलब बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है तुम लोगों के साथ यार। मैं बता दूं कि तुम लोगों का ये आज का एक लास्ट यूट्यूब लेक्चर है। ये लास्ट यूट्यूब लेक्चर है। अगर अभी तक तुम लोगों ने ब्रिज बैच के लिए रजिस्टर नहीं किया है तो तुम बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि कल से जो लेक्चर होंगे वो जूम पर होंगे, ठीक है ना? कल से जो लेक्चर होंगे वो जूम पर होंगे। यूट्यूब पर हम बाद में अपलोड नहीं करने वाले भैया। हाँ भैया, ठीक है। सो Can we know the planning of all paper about test and revision and books? यार तुम यार मतलब यार सब मालूम पड़ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आता, ब्रिज बैच में बच्चा पढ़ने आता है कि पढ़ाई के अलावा बाकी सब चीज़ें पूछने आता है? सर बुक्स बता दो, सर हॉस्टल बता दो, सर 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 रिकॉर्डेड करूँ कि फेस टू फेस करूँ, सर बता दो। सर लाइव क्या होता है? सर वो व्यूज का मतलब क्या होता है? सर 1.5 क्या होता है? सर वैलिडिटी कितनी होगी? अबे क्या एडमिन स्टाफ समझा है क्या? ब्रिज बैच है भाई, ब्रिज बैच। ब्रिज बैच का मतलब क्या है? हम आए हैं अपना कीमती 1 घंटा निकाल के तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, और तुम साला अलग ही लाइन में घुस रहे हो। सर ये कर दो, ये कर दो, सर ये कर दो। अरे भाई ये सब बातें तुम लोगों को के लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा। 1 फरवरी या 2 फरवरी का वेट कर लो, तब तक तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाया जाएगा। तुम यार सच्ची में मतलब ब्रिज बैच में इंसान पढ़ने की कोशिश कर, पढ़ाने की सोचता है। तुम मतलब सर ये बता दो, सर ये बता दो, सर ये बता दो, सर कितने का, सर कितने का मिलेगा, सर कितने का मिलेगा? क्या यार तुम मतलब तो वो मत करो यार, ठीक है? सो अपने आप को प्लीज रजिस्टर करवाओ, अपने आप को प्लीज रजिस्टर कर लो ब्रिज बैच में। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी ना इन चीजों पर फोकस मत करो, फोकस करो पढ़ाई पर। आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं उस पर सुनिए ध्यान से। आज मैं आपसे गुडविल के रिगार्डिंग कुछ बात करूंगा, और आज मैं आपसे प्रोविजंस के रिगार्डिंग कुछ बात करूंगा। अगर समय मिला तो आज मैं आपसे कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसके रिगार्डिंग बात करूंगा। और ये तीनों चीजें अकाउंट्स के अंदर जब आती हैं तो हमें कुछ कुछ नहीं समझ आता, कुछ कुछ समझ आता है। चीजों को लेकर मैं आपसे आज क्लैरिटी करूंगा, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इन तीनों के अंदर आज बहुत कुछ नया पता चलने वाला है, बहुत कुछ नया पता चलने वाला है। तो स्टे ट्यून विद दिस लेक्चर, और फालतू की बकवास नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए, मेन मुद्दे वाली बातें होनी चाहिए। चलो ठीक है, चलिए। तो सर रुक जाओ भाई, रुक जाओ। यस, तो आज हम इन पे कुछ बात करेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले वी शैल स्टार्ट विथ प्रोविजंस। चलो मुझे कुछ एग्जांपल्स बताओ प्रोविजंस के। थोड़ा सा वेट कर लेता हूं मैं आप लोगों का। मुझे कुछ एग्जांपल्स बताओ प्रोविजन के।
एग्जाम्पल बताओ प्रोविजंस के, क्या क्या होते हैं प्रोविजंस, कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं? आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, वेरी गुड। आरडीडी, बैड डेट, प्रोविजन फॉर बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, और आगे, ठीक है, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर तुम लिख सको तो बहुत अच्छा है, ये तुम्हें लिखना चाहिए, अगर तुम लिख सको तो बहुत अच्छा है। आज थोड़े से कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पता है और जो तुम्हें नहीं पता है वो बहुत सारे क्लियर करने वाला हूं, ठीक है बेटा। प्रोविजंस के 2 कैटेगरीज होती हैं, आप 2 टाइप्स बोलो, 2 कैटेगरीज बोलो। प्रोविजन के 2 कैटेगरीज होती हैं, मतलब नेचर वाइज, ठीक है। लाइबिलिटी नेचर, लाइबिलिटी नेचर, एक कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जहां प्योरली ऐसा होता है कि हमें कुछ पे करना है, हमारी जेब से कुछ आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। लाइबिलिटी नेचर मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश इज एक्सपेक्टेड, आउटफ्लो ऑफ कैश इज एक्सपेक्टेड। जैसे सैलरी मुझे पे करनी है अपने स्टाफ को, उसका मैंने प्रोविजन बना लिया। जैसे इनकम टैक्स मुझे पे करना है, मैंने उसका प्रोविजन बना लिया। मैंने जीएसटी का प्रोविजन बना लिया, ठीक है। सो ऐसे प्रोविजंस जहां फ्यूचर में कोई आउटफ्लो होने वाला है कैश में, उनका नेचर लाइबिलिटी के समान होता है। मैं आपकी चैट अभी नहीं देख रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चे अगर कुछ और चीजों पर बात करेंगे मुझसे तो कृपया करके जयराम जी यहां से निकल जाओ। सो प्रोविजंस के नेचर की बात कर रहा हूं। प्रोविजन का एक पहला नेचर होता है लाइबिलिटी नेचर, जहां कुछ आउटफ्लो इज एक्सपेक्टेड। जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और जीएसटी, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंडिचर, which is accrued but not yet paid, ऐसा कुछ। तो कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी इनकम टैक्स, जीएसटी जो कि मुझे फ्यूचर में पे करना है, ठीक है। एक नया एग्जांपल दूं, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, नया एग्जांपल दूं, पहले कभी सुना नहीं होगा, ध्यान से सुनना। अरे दूं क्या नया एग्जांपल? सर दे दो ना, क्या पूछ रहे हो? हाँ जी, ये देखिए, ये आपने कई बार टीवी पे, इंटरनेट पे ऐसे ऐसे ये देखे होंगे। समुद्र है, समुद्र के बीच में, ये समुद्र के बीच में ऐसा कुछ प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया गया है। ये देखो क्या लिखा है, हाउ ऑफशोर ड्रिलिंग वर्क्स, ठीक है। ये ड्रिलिंग रहती है, ऑयल प्लेटफॉर्म, ऑयल के एक्सट्रैक्शंस वगैरह देखे हैं कि नहीं देखे? हाँ देखें कि नहीं देखें? कभी ना कभी आपने देखे होंगे। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपने सुना होगा कि समुद्र से भी ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, सुना होगा आपने। तो होता क्या है कि
समुद्र से अगर मुझे ऑयल एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा? उसके लिए मुझे ऐसी प्लांट एंड मशीनरीज, हैवी प्लांट एंड मशीनरीज समुद्र के नीचे सरफेस तक, जिसको सी बेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी बेड। सी बेड क्या बोलते हैं बेटा? सी बेड। क्या बोलते हैं बेटा? सी बेड। और दिखा देता हूं सी बेड क्या होता है। ये होता है सी बेड, ये सी बेड, ठीक है। तो जो सी बेड तक प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड होती है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा करती है, उनके ऊपर बहुत सारे हैवी रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। और गवर्नमेंट उनको कहता है कि ये प्लांट एंड मशीनरी की ऐसा तो है नहीं कि इनडेफिनेट लाइफ होगी या इन्फिनाइट लाइफ होगी। ये प्लांट एंड मशीनरीज कब तो खराब होंगी, आपको वापस से इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप इसको बाहर निकालोगे, अनइंस्टॉल करोगे, तो उसके भी तो खर्चे आएंगे। तो अच्छा चलो ठीक है, मैंने समुद्र में वो मशीनरी इंस्टॉल कर दी, बस इंस्टॉल कर दी, अपना धंधा कर रहा हूं, बात खत्म, मेरा धंधा बंद हो गया, आगे बढ़ गया। वो मशीनरी का क्या है? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे होते हैं कि सरकार बोलती है कि भाई आप 20 साल तक हमने आपको राइट्स दिए हैं। पहली बात तो जो समुद्र है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर आप उस पर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो। तो हम आपको अलाउ तो कर रहे हैं, पर हम आपको ये कह रहे हैं कि 20 ईयर्स के बाद, 30 ईयर्स के बाद, फॉर एग्जाम्पल 40 ईयर्स के बाद आप ये प्लांट एंड मशीनरी को वापस निकालोगे, अनइंस्टॉल करोगे। हाँ, और इसके साथ साथ जो ये सी बेड है, समुद्र है, इसको जो आपने प्रदूषित किया है, पॉल्यूशन जो फैलाया है इसके कारण, उसको भी साफ स्वच्छ रखोगे, मेंटेन रखोगे। समझेगी नहीं? तो ऐसे केस में अगर आज मैं नया नया एक्सट्रैक्शन स्टार्ट कर रहा हूं और मैंने प्लांट मशीनरी इंस्टॉल किया है समुद्र की सतह तक, और मुझे पता है कि आफ्टर 20 या 30 इयर्स बाद मुझे ये प्लांट एंड मशीनरी वापस से अनइंस्टॉल करनी ही है सरकारी रूल के अकॉर्डिंग, तो अनइंस्टॉल करने के भी बहुत सारे हैवी एक्सपेंडिचर होने वाले हैं। मुझे आज ही से पता है कि उसके बहुत सारे हैवी एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, और अगर उसके एक्सपेंडिचर होने वाले हैं तो आज से ही मैं उसका प्रोविजन बनाना शुरू करूंगा। होने वाला है वो 20 साल बाद, बट क्योंकि जैसे ही मैंने उसको समुद्र की सतह पे, मैंने समुद्र के सी बेड पे मैंने उसको जैसे ही इंस्टॉल कर दिया, मेरी लायबिलिटी ट्रिगर कर गई, मीटर ऑन हो गया। Once I installed the machine, I have to uninstall it after 20 years or 30 years. मीटर ऑन हो चुका है, and once the meter is on, मुझे खर्चा करना पड़ेगा, और वो जो खर्चा होगा अनइंस्टॉल करने का, वो बहुत हैवी एक्सपेंडिचर होने वाला है। और अगर वो बहुत हैवी एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसको बोलते हैं डीकमीशनिंग। क्या बोलते हैं? डीकमीशनिंग या डिसमेंटलिंग। क्या बोलते हैं? डीकमीशनिंग, डिसमेंटलिंग। तो जब ये डीकमीशनिंग, जब ये डिसमेंटलिंग जब होने वाली होगी, तो तब बहुत खर्चे होंगे। तो अभी से ही मैं उसका प्रोविजन बनाऊंगा। ये वही कुछ है, प्रोविजन फॉर एनी एक्सपेंडिचर विच इज अक्रूड बट नॉट येट पेड। मुझे बताओ समझ आया कि नहीं? मैंने आपको बोला प्रोविजन के 2 कैटेगरीज होती है। मैंने आपको पहली कैटेगरी बोला लायबिलिटी नेचर, जहां आउटफ्लो इज एक्सपेक्टेड, which is where outflow is expected. Are you guys understanding or not? Are you guys understanding or not? जहां outflow expected है, बोलो बेटा। ऐसे प्रकार के जितने भी प्रोविजंस होते हैं उनको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है, उनको लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। डिपेंड करता है वो करंट है या नॉन करंट है, वो वाली बात की बात है, वो बात की बात है, पर वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आते हैं। दूसरे प्रकार के भी प्रोविजंस होते हैं, दूसरे प्रकार के भी प्रोविजंस होते हैं। अब दूसरे प्रकार के कौन से प्रोविजंस होते हैं? नॉन रिकवरी बेस्ड और बेस्ड ऑन असेट्स, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? आपका एक डेटर है, डेटर क्या होती है? असेट। तो उस डेटर से आपको पैसे मिलने वाले हैं, ध्यान से देखो, कोई आउटफ्लो नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, उल्टा आपको पैसे मिलने वाले हैं।
प्रॉब्लम इस बात की है कि आपको डर लग रहा है कि आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। दूसरा, जो भी आपके फिक्स्ड असेट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उसके ऊपर आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हो। क्या बनाते हो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये जो प्रोविजन होते हैं, डेप्रिसिएशन प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये असेट बेस्ड प्रोविजन होते हैं। कौन से प्रोविजन होते हैं? असेट बेस्ड प्रोविजन। प्रोविजन फॉर doubtful debts, provision for depreciation, provision for discount on debtors, ये सब। सर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? वो आउटफ्लो बेस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये होते हैं। और आपका दिमाग हिलाने वाला हूं बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग नहीं है इस मामले में। ऐसे जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड नहीं लिखे जाते। मैं चैलेंज करके बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता, बस वो नाम से प्रोविजन है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखो। पर सर हमारी ना 12th क्लास की ना फलानी बुक के अंदर ना ऐसा लिखा हुआ था, सर हमारी ना इस बुक में ये लिखा हुआ था, सर हमारी वो बुक में ना वो लिखा हुआ था। आपकी किताब में जो लिखा हुआ है, जो भी है, आई डोंट नो। मैं जो आपको बता रहा हूं दिस इज द फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एंड ये प्रूव करूंगा आगे चल के जब क्लासेस आप इंटर की करोगे, ठीक है। तो आप इनको बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में डिडक्ट करके दिखाते हो, डिडक्शन करके दिखाते हो, असेट साइड में डिडक्शन करके दिखाते हो। जैसे एग्जांपल के बेसिस पर बैलेंस शीट में आपने फिक्स्ड असेट्स दिखाई, और फिक्स्ड असेट्स पे आपने दिखाया ग्रॉस अमाउंट, तो आप माइनस करके दिखाओगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, ऐसे करके दिखाते हो, और बाहर आपका नेट इफेक्ट दिखता है। आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? बहुत बच्चों को नहीं पता, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। ऑल्सो नोन एज accumulated depreciation, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, पर मैं बता दूं कि प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मतलब ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे आपने बैलेंस शीट बनाई, आपने बैलेंस शीट के अंदर दिखाए डेटर्स दिखाए आपने 5 लाख रुपीस के, और उसके अगेंस्ट आपको डर लग रहा है कि आपके 50,000 के डेटर्स के से पैसे नहीं आएंगे, तो आपने यहां दिखा दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये आपने कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने ऐसा दिखा दिया। आज के बाद इस चीज पर ध्यान रखना, ऐसा मत होने देना कि तुम प्रोविजन को हमेशा बस ये बताओ कि बस वो लायबिलिटी साइड दिखते हैं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आरडीडी भी बोलते हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। बच्चों ये नाम सही नहीं है, ये नाम गलत है। वर्ड रिजर्व शुड नॉट बी देयर। रिजर्व वर्ड का मतलब होता है बेसिकली प्रॉफिट, रिजर्व का मतलब होता है प्रॉफिट। तो टेक्निकली ये वर्ड पूरी तरीके से सही नहीं है। इंटरमीडिएट में जब तुम आओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए ये वर्ड कभी यूज नहीं किया जाता। तो आज के बाद तुम ये बोलना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बोलना बंद कर दो। ये सही ये वर्ड नहीं है, रियल लाइफ में भी ये वर्ड यूज नहीं होता है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट वर्ड यूज नहीं होता है। समझ में आएगी बात? नहीं बोलो बेटा, समझ में बात आई कि नहीं? सो ये था मेरा पहला कॉन्सेप्ट प्रोविजन का। आपको सबको अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक आ चुकी होगी, आप जल्दी मुझे बताइए, आपको आगे कुछ प्रॉब्लम है, आपको आगे कुछ डाउट है कि नहीं? जल्दी मुझे बताओ, आपको कुछ आगे डाउट है कि नहीं? जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो, आपके कुछ डाउट है कि नहीं? यस। एक बार समरी प्लीज। भाई साहब गजब गजब कर दिया यार। एक बार समरी प्लीज। चलो लो समरी लो। कि मैंने अभी कुछ ज्यादा तो बातें की नहीं। मैंने बोला प्रोविजन दो प्रकार के होते हैं, एक लाइबिलिटी बेस्ड, एक असेट बेस्ड। लाइबिलिटी बेस्ड जहां आउटफ्लो होने वाला है, जहां कुछ फ्यूचर में आप कैश का आउटफ्लो करने वाले हो, जहां आपकी जेब से कुछ निकलने वाला है, वो लाइबिलिटी बेस्ड होते हैं। उनको असेट्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाया जाता है, जैसे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर जीएसटी। कुछ फ्यूचर में एक्सपेंडिचर करने वाले हो, मैंने अभी सी बेड वगैरह, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल वगैरह का बताया, ऑयल एक्सट्रैक्शन का। दूसरे प्रोविजन होते हैं आपके असेट बेस्ड प्रोविजन। असेट बेस्ड प्रोविजन मतलब जहां आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं पर अब शायद नहीं मिलेंगे, या आपकी एक असेट है पर उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सब होते हैं। तो ये असेट साइड में नेगेटिव करके दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। ये असेट साइड में नेगेटिव करके दिखाए जाते हैं। आई बात मेरी समझ में कि नहीं? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, बेटा ये ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एक रिजर्व ही होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व एक काइंड ऑफ प्रॉफिट ही होता है, वो अपनी जगह पे सही वर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से दिखाते हैं। अब आते हैं अपन अगले पॉइंट पर। अब आते हैं अपन अगले पॉइंट पर, विच इज गुडविल। गुडविल के बारे में क्या जानते हो? चलो मुझे बताओ, गुडविल के बारे में क्या जानते हो? चलो जल्दी बताओ। गुडविल के बारे में क्या जानते हो? गुडविल के बारे में क्या जानते हो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मुझे सुनाई दे रहा है, मतलब मुझे दिख रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गुडविल 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 गुडविल। रेप्यूटेशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। रेप्यूटेशन, इंटेंजिबल असेट, टू टाइप्स, परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ मनी, वाह। जिसे एक्चुअल प्रॉफिट आर मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड बाय सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस। रेप्यूटेशन ऑफ अ कंपनी, भरोसा, वाह वाह मेरे शेर, बहुत ही शानदार। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनकम एस्टिमेटेड इन फ्यूचर। देखो क्या है, आप सुनो मेरी बात। गुडविल के ऊपर मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूं। हो सकता है शायद आज के लेक्चर में पूरी बातें गुडविल पे ना हो पाए, ठीक है ना। गुडविल के बारे में ना समझने के लिए बहुत सारा चीजें हैं। मैं मेजर मेजर कंटेंट आपको बताने की कोशिश करूंगा, है ना। गुडविल, सबसे पहले अगर गुडविल की बात करें बहुत ही सिंपल आसान शब्दों में, तो हम कह सकते हैं फ्यूचर बिजनेस एडवांटेज। गुडविल को यह कहा जा सकता है फ्यूचर बिजनेस एडवांटेज। मतलब ये कि मुझे बिजनेस में, फ्यूचर में मुझे मेरे बिजनेस के अंदर एडवांटेज होगा, मुझे कुछ फायदे मिलने वाले हैं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा फायदे मिलने वाले हैं एज कंपेयर टू माई कॉम्पिटिटर। मैं उससे ऊपर हूं, मुझे कुछ फ्यूचर में ऐसे कुछ बेनिफिट्स होने वाले हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर को नहीं होने वाले, जो मेरे कॉम्पिटिटर को नहीं होने वाले। एक बच्चे ने लिखा है कंपनी की औकात, गलत लिखा है बेटा आपने, बहुत ही गलत लिखा है। मतलब वर्ड औकात पे आपको नहीं बोल रहा हूं, उसको नेटवर्थ बोलते हैं बेटा। कंपनी की औकात मतलब नेटवर्थ होती है, गुडविल नहीं होती है, ठीक है। हाँ, जो बच्चे बोल रहे हैं रेप्यूटेशन और ये सब
सेकेंडरी टर्म्स है बेटा। गुडविल मतलब बिजनेस में फ्यूचर में होने वाला एडवांटेज, ठीक है बेटा। गुडविल दो टाइप की होती है, किसी बच्चे ने लिखा भी था। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज्ड गुडविल। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज्ड गुडविल। सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल मतलब जो इंसान अपनी खुद की गुडविल बना रहा है, धीरे धीरे बिजनेस कर करके अपनी रेपुटेशन मार्केट में बना के, अपनी मार्केट में एक अच्छी पोजीशन बना के, कस्टमर्स के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने, पब्लिक के सामने जो अपनी एक रेपुटेशन क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसको आप ब्रांड वैल्यू भी कह सकते हो। ब्रांड वैल्यू, ब्रांड जो अपना इंसान एक ब्रांड क्रिएट कर रहा है, अपनी कंपनी का ब्रांड क्रिएट कर रहा है, अपने किसी प्रोडक्ट का ब्रांड क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, उसको ब्रांड वैल्यू भी बोल सकते हो आप। तो एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो इंसान खुद अपने बिजनेस की जनरेट करता है और वो किसी एक दिन में अचीव नहीं हो सकती, वो 100 दिन में अचीव नहीं हो सकती, डिपेंड करता है वो अचीव होगी भी कि नहीं होगी, वो कंपनी के एंटिटी के परफॉर्मेंस के बेसिस पर अचीव होती है। आ रही बात समझ में कि नहीं? और दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल जो खरीदी जाती है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे खरीदते हैं गुडविल, है ना, आपके मन में सवाल होगा कि सर ये गुडविल खरीदते कैसे? ऐसा गुडविल मतलब कोई मशीन थोड़ी है भाई कि पैसे दिए मशीन लेके आए, सॉफ्टवेयर दिए पैसे दिए सॉफ्टवेयर लेके आया। ये सर गुडविल कैसे खरीदते हैं सर? परचेज गुडविल। आ रही क्या मेरी बात समझ में? चलिए मैं आपको ना एक एग्जांपल छोटा सा देता हूं कि ये परचेज्ड गुडविल कैसे खरीदी जाती है। मान लीजिए एक कंपनी है पप्पू लिमिटेड। पप्पू लिमिटेड एक कंपनी है। पप्पू लिमिटेड के अंदर असेट्स हैं 5 करोड़ रुपीस के। कितने असेट्स हैं? 5 करोड़। और पप्पू कंपनी की लाइबिलिटीज हैं 1 करोड़। ठीक है, तो बेटा 5 करोड़ माइनस 1 करोड़, जब मैं आपको बोलूंगा कि बेटा आप इस कंपनी के नेट असेट्स निकालो तो आप बोलोगे 4 करोड़। इसका मतलब क्या होता है? ये होता है इस पप्पू लिमिटेड की औकात। मतलब ये कि जो पप्पू लिमिटेड है उसके बैलेंस शीट के अंदर 5 करोड़ के असेट्स दिख रहे हैं। मतलब आज अगर पप्पू लिमिटेड अपनी कंपनी के असेट्स बेचेगा तो उसको 5 करोड़ रुपीस का कैश मिल जाएगा, और वो कैश से अगर वो अपनी लायबिलिटीज को पे करेगा तो उसकी 1 करोड़ की लायबिलिटीज पे हो जाएंगी। फिर भी उसके पास 4 करोड़ नेट बचेगा अपने शेयर होल्डर्स के लिए, तो जो नेट असेट्स होती है ना, ये किसके लिए होती है? ये शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है? शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाली जाती है। आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? नाउ जय लिमिटेड ने पप्पू लिमिटेड के बिजनेस को अक्वायर कर दिया। अक्वायर्ड बिजनेस ऑफ पप्पू लिमिटेड। पप्पू लिमिटेड के बिजनेस को जय लिमिटेड ने अक्वायर कर लिया। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है। तो जय लिमिटेड ने पप्पू को बोला, पप्पू तुम्हारी जो नेटवर्थ है, तुम्हारी जो आज की औकात है 4 करोड़, मुझसे तुम 4 करोड़ ले लो और अपना बिजनेस तो मुझे दे दो, अपने सारे असेट्स मुझे दे दो, अपनी लायबिलिटीज भी मुझे दे दो। तुम्हारे असेट्स की वैल्यू कितनी है? 5 करोड़। तो मैं तुम्हें 5 करोड़ देने को तैयार हूं, पर तुम्हारी लायबिलिटी भी तो मैं लेने को तैयार हूं, तो मैं तुम्हें नेट 4 करोड़ देने को तैयार हूं। तो पप्पू ने बोला नहीं, मैं आपको अपना बिजनेस 4 करोड़ में नहीं बेचूंगा, मैं आपको अपना बिजनेस 4 करोड़ में नहीं बेचूंगा, मैं आपको अपना बिजनेस 6 करोड़ में बेचूंगा। जय ने बोला क्यों भाई 6 करोड़ क्यों? पप्पू बोल रहा है सर आप सिर्फ मेरे असेट्स और लायबिलिटीज को देख रहे हो, मेरे कंपनी के जो स्टाफ हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो भी तो अब आपके हो जाएंगे। मेरी कंपनी में आप सिर्फ असेट लायबिलिटीज को देख रहे हो, पर मेरी कंपनी का जो सीएफओ है, मेरी कंपनी के जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, जितने भी टेक्निकली साउंड है वो लोग, वो भी तो आपके साथ कंटिन्यू होंगे। सोचो सर, उनका भी तो बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। मैंने मन सोचा यार पप्पू लिमिटेड के पास तो दिमाग निकला। हाँ? नाम से बस पप्पू है, वो दिमाग है पप्पू के पास भैया, ये वाले पप्पू के पास दिमाग है। ये पप्पू के पास भैया दिमाग है। मुझे लगा दुनिया का हर पप्पू के पास दिमाग नहीं होता, इसके पास दिमाग निकला मेरे भाई। समझ में आ रही कि नहीं? तो
बेसिकली पप्पू ने बोला कि ये 4 करोड़ वर्करोड नहीं, मेरे कंपनी के अंदर इतने अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज हैं, वो भी तो आपको मिल रहे हैं। और आज तक जो कंपनी का इतना नेटवर्थ क्रिएट हुआ है, आज तक कंपनी में जो इतना अच्छा नेटवर्थ क्रिएट हुआ है, हमारा मार्क, हम जो बिजनेस करते हैं ना, वो मुझे बोल रहा है, हम जो बिजनेस करते हैं उसमें हमारा वो क्या बोलते हैं, मोनोपोली है सर, मोनोपोली। उस मोनोपोली के कारण हम कस्टमर से एक्स्ट्रा भी चार्ज करते हैं अपने प्रोडक्ट का। सोचो, हमारी इतनी ब्रांड इमेज हमने बनाई है। मैंने बोला पप्पू लोगों की भी ब्रांड इमेज होती है? नहीं, मतलब मुझे लगा क्या था कि शायद कुछ और ही होता होगा। तो उसने बोला कि आप मेरी कंपनी जब ले रहे हो तो आप मेरी ब्रांड वैल्यू ले रहे हो, आप मेरे एम्प्लॉइज ले रहे हो। अब एम्प्लॉइज को तो मैं सेपरेटली एसेट नहीं रिकॉर्ड कर सकता। आप जानते हो एम्प्लॉइज ह्यूमन रिसोर्स की एक तरीके से एसेट होता है, पर क्योंकि मैं उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, मैं उसको सेपरेटली एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, पर मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं जो मैं पैसा दे रहा हूं 6 करोड़ रुपए अगेंस्ट 4 करोड़ रुपए, तो अब देखो मैंने जो 6 करोड़ दिया मैं उसको बोलूंगा कंसीडरेशन। क्या दिया मैंने? कंसीडरेशन। अब जय ने कंसीडरेशन कितना दिया? जय ने कंसीडरेशन कितना दिया? 6 करोड़। उसके बदले जय को नेट असेट्स कितने मिले? नेट असेट्स मिले 4 करोड़। ये तो 4 करोड़ वो चीज है जो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, पर इसके अलावा मेरे को उसके एम्प्लॉइज मिले, मुझे उसकी ब्रांड इमेज मिली। उस ब्रांड इमेज का मुझे कितना फ्यूचर में फायदा होगा? फ्यूचर में फायदा होगा वो उसका क्या है ना, उसका क्या। तो इसीलिए जो मैंने एक्स्ट्रा दिया उसको मैं इंप्लॉय के रूप में एसेट नहीं दिखा सकता हूं, ब्रांड इमेज के रूप में एसेट नहीं दिखा सकता हूं, इसीलिए उसका मैंने एक कॉमन नाम रख दिया, दैट इज कॉल्ड गुडविल। उसको मैंने गुडविल बोल दिया। ये गुडविल 2 करोड़ की गुडविल है, पर इसके अंदर क्या है? कहीं ना कहीं मेरे को अच्छे जो इंप्लॉय मिले, उसकी ब्रांड इमेज के कारण जो फ्यूचर में फायदा होगा मेरे रेवेन्यू में, वो सब मैंने एक उस नाम से इसको जोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड गुडविल। आ रही क्या मेरी बात समझ में कि नहीं? दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज गुडविल, एंड इट इज परचेज्ड गुडविल, बिकॉज उसके लिए मैंने पे किया है। तो क्या परचेज्ड गुडविल खरीदी जा सकती है? हाँ, नाम ही परचेज गुडविल है तो खरीद सकते हैं। कुछ आया समझ में कि नहीं? पप्पू इज पप्पू बियॉन्ड योर इमेल्युएशन नहीं बेटा, इमेजिनेशन। ठीक है, चलिए मुझे बताइए आपको इतना पोर्शन समझ में आया कि नहीं? आपको इतना पोर्शन समझ में आया कि नहीं? अगर आ गया तो आगे बढ़ सकता हूं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नेवर बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कभी भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों? बिकॉज कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड। अरे भाई, वो गुडविल बनाने के लिए कितना खर्चा हुआ है कैसे पता चलेगा? हाँ, ये बहुत मेहनत लगी है, खून पसीना लग गया है, बाप दादा के जमाने से बिजनेस शुरू किया था, अब जाके गुडविल बनी है। हल्दीराम, एमडीएच, वो मुच्छड़ अंकल, बट उसकी कॉस्ट क्या है हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, कॉस्ट को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। बट परचेज्ड गुडविल टू बी रिकॉर्डेड सेपरेटली and subject to amortization। अब आप बोलोगे सर ये अमोर्टाइजेशन क्या होता है? जैसे फिक्स असेट के ऊपर, टेंजिबल असेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है, वैसे ही इनटेंजिबल असेट्स के ऊपर जब हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं तो उसका नाम अमोर्टाइजेशन होता है। तो अमोर्टाइजेशन डेप्रीसिएशन ही होता है, बस हमने इंटेंजिबल के ऊपर लगाया है तो हम उसका नाम बदल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। आया समझ में कि नहीं? बोलो बेटा। आई होप आप लोगों को कुछ वैल्यू इनहेंसमेंट हुआ होगा। जल्दी बताओ, कुछ वैल्यू इनहेंसमेंट हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए, कुछ वैल्यू इनहेंसमेंट हुआ कि नहीं? कुछ वैल्यू इनहेंसमेंट हुआ कि नहीं?
चलिए, मैंने आपको 3 चीजें बोली थी, पर मैं आज सिर्फ आपको ये 2 ही चीजें करवा पाऊंगा। कैपिटलाइजेशन के बारे में मैं आपको फिर कभी जरूर बताऊंगा चीजें, ठीक है ना। बहुत सारी मैं आपसे बातें करने वाला हूं। इसके अलावा आप सबके जो भी अदर चीजें हैं ना, वही पढ़ाई के अलावा, सर क्लासेस कब से होंगी, रिकॉर्डेड लूँ, लाइव लूँ, फेस टू फेस लूँ, बुक्स की क्या रहता है, कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट होता है, हॉस्टल का क्या होता है, सर थोड़ा गाइड कर दो, सर ये बता दो, वो बता दो। बेटा वो सब के बारे में हम बाय द पीरियड ऑफ टाइम जूम सेशंस रखते रहेंगे, और आप सबके जूम सेशंस के थ्रू हम सबके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके बिना मत जाना, लाइक जरूर करना। और अगर आपको लगता है कि ये बात आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। लेक्चर एंड होने के बाद हमारा लेक्चर अब बस यहीं पर खत्म हो रहा है। आज मुझे थोड़ा सा जल्दी छोड़ना पड़ रहा है आपको, सॉरी फॉर दिस। आज मुझे इंपॉर्टेंट कुछ काम है, कुछ जल्दी छोड़ना पड़ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज मैं यहीं पर लेक्चर एंड कर रहा हूं। बट लेक्चर एंड होने के बाद अपना कमेंट जरूर करके जाना कि आपको कैसा लगा, आपको कुछ नया समझा कि नहीं, ठीक है, आपको कुछ नया समझा कि नहीं। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।